मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में मादा युग्मोद्भिद या फिर बात करूं गुरु बीजाणुधानी इनके बारे में बात की थी, जिसमें वर्तिका क्या होती है, वर्तिकाग्र क्या होता है, एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं तो क्या कहलाता है, अगर अंडपों की संख्या एक हो तो क्या कहलाती है, एक से अधिक अंडप अगर आपस में जुड़े हो तो क्या कहलाता है। ये सारी बातें मेरे को जहाँ तक याद है कि हमने पढ़ी थी। अब जो हम बात करेंगे वो ये रहेगा कि एक प्रारूपिक बीजांड जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है। बात क्या आ रही है, हेडिंग लगेगी एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। हेडिंग क्या बनेगी अपनी, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। अब देखिएगा एक प्रारूपिक बीजांड कैसा होता है। मैं एक स्ट्रक्चर के साथ आपके साथ बात करूंगा, जिसमें मैं दो अलग अलग कलर मार्कर का यूज कर रहा हूं। देखिएगा हम ये अंदर का भ्रूण कोष बना रहे हैं, जो मैं ग्रीन पेन से दर्शा रहा हूं ये भाग, और ये जो जितना भी भाग होता है ये मर्दूतकी उत्तक होते हैं। कैसे उत्तक होते हैं, मर्दूतकी उत्तक होते हैं। समझ आ रहा है ना। अब मर्दूतक क्या होते हैं ये चीज़ें हम 11th में पढ़ चुके हैं। ऐसे उत्तक जिनमें लचीलताएं बहुत ज़्यादा होती है, बीच में अंतर कोशिकीय यानी मैं कह दूं इनर सेल्यूलर स्पेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अंतक कोशिकीय अवकाश जो होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। थोड़ा डायग्राम है, बारीकी से इसके बारे में समझें। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में, क्योंकि आपकी बुक में इस प्रकार के डायग्राम बनाए हुए भी हो सकते हैं, लेकिन उनको बनाने का जो अंदाज है वो आपके साथ साझा नहीं हो रहा होगा बुक में। और अगर कोई टीचर आपसे पढ़ा रहा है तो उसमें बस यही चीज़ बात होती है कि किसी भी कार्य को किस प्रकार से वो प्रस्तुत कर रहा है। बाकी चीज़ें वही होती है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का जो मस्ट रहता है उसी चीज़ के बारे में एक टीचर अच्छा बता पाता है। देखो इस प्रकार से मर्दूतक की कोशिकाओं का क्या होता है भाई, समूह होता है।
कोशिश की है मैंने, हो सकता है आप मेरे से भी सुंदर बनाते होंगे। चलिए, ये एक इस प्रकार का बीजांडकाय होता है, ठीक है। फिर इसके बाहर की ओर अगर बात करूं, तो इसके बाहर की ओर एक इस प्रकार के दो आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को हम बीजांडकाय कहते हैं, सॉरी अध्या आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्या आवरण। ये इस प्रकार के एक डायग्राम की बात की है हमने। ये एक प्रारूपिक बीजांड की क्या होती है? संरचना होती है। इसमें कौन कौन से भाग क्या क्या कहलाते हैं, हालांकि मैं आपको डिफाइंड भी करूंगा और बहुत डिटेल से भी बात करूंगा। ये जो भाग होता है इसे अपन कहते हैं बीजांड व्रंत। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बीजांड व्रंत जिस भाग से अंडाशय की दीवार से जुड़ता है उसे अपन क्या कहते हैं? बीजांडासन। और जिस भाग से यहाँ से जुड़ता है ये कहलाता है आपका नाभिक। क्या कहलाता है? नाभिक। और यहाँ पर कुछ ऐसी उभारनुमा संरचना होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? रेफी। क्या कहते हैं? रेफी। ये जो भाग है बीच वाला ये है बीजांड द्वार। द्वार क्या है? बीजांड द्वार है। ये बीजांड द्वार के ठीक ऑपोजिशन डायरेक्शन में ये भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग। ये जो मैंने दिखाया है कोशिकाओं का जो समूह वाला भाग, इसे कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। और जो अंदर वाला भाग है गोलाकार संरचना युक्त, ये कहलाता है आपका भ्रूण कोश। क्या कहलाता है? भ्रूण कोश। जो सबसे बाहर वाला है इसका नाम आता है बाह्य अध्यावरण। अध्यावरण, अध्या का मतलब आधा और आवरण का मतलब आवरण से है। बाह्य अध्य आवरण। और ये जो दूसरा अंदर की तरफ है इसको कहते हैं अंत अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। मेरे हिसाब से ये बातें आपके समझ में आई हुई होगी। इसके अलावा मैं कुछ बात और भी करूंगा आपके साथ। जो हमने बीच के अंदर भ्रूण कोश बनाया है उस भ्रूण कोश को मैं थोड़ा और डिटेल से लेने के लिए बार एक अलग से इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ। देखिएगा ये भ्रूण कोश है, कहाँ पर पाया जाएगा? बीजांडकाय में। इसमें इस प्रकार की 3 कोशिकाएं का समूह होता है। ये एक समूह, दूसरा ठीक इसके अपोजिशन डायरेक्शन में, और तीसरा समूह कहाँ पर होता है भाई? यहाँ पर होता है। अब प्रत्येक समूह में जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इसे अपन क्या कहते हैं भाई? भ्रूण कोश है। ये किसकी संरचना है? भ्रूण कोश की है। किसकी डायरेक्शन है भाई? ये भ्रूण कोश का है।
अब देखो इसमें जो ये तीनों समूह है, यानी ये तीनों कोशिकाओं का जो समूह है, ये तीनों कोशिकाओं का, ये तो क्या कहलाता है आपका प्रतिमुखी। कौन सी? प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी सेल है? प्रतिमुखी कोशिका। ये जो है वो है द्वितीयक केंद्र कोशिका। क्लियर है? और नीचे वाला जो है, यानी मैं कह दूं ये जो बीच वाली है, ये तो क्या कहलाती है? अंड कोशिका। क्या कहलाती है? अंड कोशिका। और दोनों पार्श्वीय कोशिकाएं हैं, दोनों पार्श्वीय कोशिकाएं, ये क्या कहलाती है? सहायक कोशिका। और तीनों को सम्मिलित रूप से अपन कहते हैं अंड समुच्चय। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। क्लियर है? मेरे हिसाब से डायग्राम में मैंने सारी चीज़ें आपके साथ साझा की है, कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर दूं आपको, ये क्या है? बीजांडकाई है, जो मर्दूतक की कोशिकाओं का बना होता है। बीजांडकाई के आधारीय भाग पर जिस ओर क्या हो, बीजांड द्वार हो, उस ओर क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश में ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं व्यवस्थित होती है, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। बीच में 2 केंद्रक युक्त एक कोशिका होती है, जिसे डबल केंद्रक कोशिका कहा जाता है। नीचे की ओर एक कोशिकाओं का 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें दोनों पार्श्वीय कोशिकाएं साई कोशिकाओं की श्रेणी में आती है। और बीच वाली जो कोशिका है वो क्या कहलाती है? अंड समुच्चय कहलाती है। अब हम बात थ्योरी पर आते हैं। हेडिंग क्या है वो आप सब जानते हैं। बीजांड या फिर एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना की बात की जा रही है। और सबसे पहला पॉइंट जो बनता है कि एक प्रारूपिक बीजांड कैसा होता है भाई? गोलाकार आकृति का होता है। सबसे पहले बात आकार को लेकर कहें तो आप देख भी रहे होंगे आकृति कैसी होती है? गोलाकार। एक प्रारूपिक बीजांड की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। समझ में आ रही है ये बात? दूसरी बात मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ कि बीजांड का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? मर्दूतक की कोशिकाओं से निर्मित होता है, और उसे अपन क्या कहते हैं? बीजांडकाय। तो अपन अगर पूछ ले आपसे कि बीजांडकाय, काय का मतलब शरीर से होता है, बीजांडकाय की परिभाषा, तो अपन देख सकते हैं कि बीजांड का मर्दूतकी कोशिकाओं से निर्मित, मर्दूतकी कोशिकाओं से निर्मित भाग बीजांडकाय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बीजांडकाय कहलाता है। समझ में आ रही होगी ये बात? क्या बात कर रहा हूं मैं आपको? बीजांड का मर्दूतकी कोशिकाओं से निर्मित जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? बीजांडकाय कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी आपके? आगे बात करूं तो दूसरा जो पॉइंट अपना बनता है वो अपन लिख सकते हैं अगला भाग कि बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय जो होता है वो एक या दोहरे या 3 आवरणों से क्या होता है? घिरा होता है। वैसे ज़्यादातर 2 ही आवरण मिलते हैं, तो अपन लिख सकते हैं अध्यावरण। पूछ ले आपसे कि अध्यावरण किसे कहते हैं? क्या पूछ ले? अध्यावरण। देखो नाम ही सब कुछ बना देता है। अध्य का मतलब आधे से, प्लस आवरण, आवरण का मतलब घेराव या फिर घेरा हुआ जो भाग होता है, या चारों ओर कोटेड जो स्ट्रक्चर होती है उसे आवरण के नाम से संबोधित किया जाता है। और यहाँ से दोनों वर्डों को मिलाकर क्या वर्ड बनना है? अध्य आवरण। तो अध्य आवरण बात की जाए तो अपन कह सकते हैं कि बीजांडकाय के चारों ओर, वैसे चारों ओर नहीं होता है, तो बीजांडकाय होता है वो 1 या 2 आवरण से, बीजांडकाय 1 या 2
आवरण से, एक या दो आवरण से घिरा होता है। इन आवरणों को अध्यावरण कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई? अध्यावरण कहा जाता है। आपसे ये पूछ ले कि अध्यावरण का निर्माण कहाँ से होता है, तो अपन नोट लगाकर ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि अध्यावरण का निर्माण बीजांड के आधारीय भाग निभाग के द्वारा होता है। कई बालकों के इस प्रकार की समस्या या दुविधाएं उत्पन्न हो गई होगी, माइंड में एक किसी न किसी प्रकार का सीक्रेशन डेवलप हुआ होगा कि सर आपने ये बताया है कि अध्यावरण का निर्माण बीजांड के आधारीय भाग निभाग के द्वारा होता है, और जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें जो आपको बताया जा रहा है निभाग, ये शीर्ष भाग में बताया जा रहा है। लेकिन आप इस बात से कंफ्यूज नहीं हो, हमेशा किसी भी बीजांड की बात की जाए, चाहे आपके साथ, बीजांड का जो आधारीय भाग होता है, आधारीय भाग जो होता है वो क्या होता है? निभाग होता है। क्या होता है? निभाग। और शीर्ष भाग अगर आपसे कोई पूछ ले तो शीर्ष भाग होता है वो होता है बीजांड द्वार। हाँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके साथ, समझ लें कि किसी भी बीजांड का जो बेस पार्ट होता है वो क्या होता है? निभाग होता है। चाहे स्ट्रक्चर आपके सामने किसी भी प्रकार का रो किया जाए, समझ में आई ना आपके? और शीर्ष यानी टिप जो भाग होता है वो क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। और अध्यावरण का हमेशा जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है भाई? बीजांड के निभाग भाग से होता है, और वो हमेशा कहाँ पर होता है? बेस पार्ट के रूप में होता है। ये बात मेरे हिसाब से आपके क्लियर में आई होगी। अब बात करता हूँ आगे। देखो, अध्यावरण भी दो तीन प्रकार के हो सकते हैं। कि यदि क्या है, दो अध्यावरण है तो वो क्या कहलाएगा? चलो उससे पहले मैं बात और कर लेता हूँ। बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण की बात भी आती है। नाम सब कुछ बता देता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके साथ बात करता हूँ का बीजांड का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, पहली हेडिंग आपसे ये पूछी जा सकती है, बाह्य अध्यावरण। नाम ही सब कुछ बता रहा है, कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है कि बीजांड का बाह्य अध्यावरण या बाह्य आवरण कह दूं, एक ही बात है, ही बाह्य अध्यावरण कहलाता है। या बीजांड का बाह्य आवरण ही क्या कहलाता है? बाह्य अध्यावरण। बाह्य आवरण लिख दो जिससे क्या कंफ्यूज नहीं हुआ तुम, अध्यावरण वर्ड लेकर। बाह्य आवरण क्या कहलाता है भाई? बाह्य अध्यावरण कहलाता है। अध्या वर्ड क्यों आया? क्योंकि आधा ही आवरण होता है, पूरा चारों ओर कोटेड नहीं होता है। बाह्य अध्यावरण कहलाता है। मेरे हिसाब से ये बातें आपके क्लियर में आई होगी, कोई समस्या नहीं। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले अंत्य अध्यावरण या फिर आंतरिक अंत अध्यावरण, आपसे ये वर्ड भी पूछा जा सकता है, तो आप ये बता सकते हैं कि बीजांड का आंतरिक आवरण, अंदर की जो और जो आवरण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अंत अध्यावरण कहलाता है। समझ में आई? डायग्राम की बात करूं तो देखो, डायग्राम में ये क्या है? बाहर की ओर का आवरण है। ये क्या है? बाहर की ओर का आवरण है, इसलिए इसका नाम क्या दिया मैंने? बाह्य अध्यावरण। और ये क्या है? अंदर की ओर है, यानी इससे इसका अंदर भाग है, इसलिए इसको क्या नाम दिया मैंने? अंत अध्यावरण। क्या नाम दिया? अंत अध्यावरण। मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों में आपको कोई समस्याएं नहीं आई होगी। आगे की बात करता हूँ। अध्यावरण के आधार पर बीजांड को
3 भागों में बांटा जा सकता है। अध्यावरण की उपस्थिति के आधार पर बीजांड को कितने भागों में बांटा जा सकता है भाई? 3 भागों में। पूछ ले कौन कौन से। तो पहला आता है एकल अध्यावरणी। क्या आता है पहला? एकल अध्यावरणी। दूसरा क्या आता भाई? द्वि अध्यावरणी। और तीसरा कौन सा आता है? अध्यावरणी। तीनों ही अपनी अपनी बातों में काफ़ी बातें क्लियर कर देते हैं। एकल का मतलब यदि किसी बीजांड में एक ही अध्यावरण पाया जाए। क्या बात कर रहा हूँ? यदि किसी बीजांड में एक ही अध्यावरण पाया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं भाई? एकल अध्यावरणी कहेंगे। क्या कहेंगे? एकल अध्यावरणी कहेंगे। समझ में आ रही है? यदि किसी बीजांड में एक ही अध्यावरण पाया जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? एकल अध्यावरणी। और फिर बात आती है द्वि अध्यावरणी। यदि किसी बीजांड में अध्यावरणों की संख्या कितनी हो? 2 हो तो वो क्या कहलाएगा? द्वि अध्यावरणी कहलाएगा। समझ में आ रही है? फिर बात करूं किसकी? अध्यावरणी। अध्यावरणी ये बताता है कि यदि किसी बीजांड में अध्यावरण नहीं पाया जाए, हो भी नहीं, ना एकल हो ना द्वि हो, तो वो क्या कहलाएगा? अध्यावरणी कहलाएगा। तीनों बातें आपकी क्लियर हुई होगी। मेरे हिसाब से कोई समस्या इसमें नहीं रही होगी। समझ में आ रहा होगा? इन अध्यावरणों की बात की जाती है। अध्या क्यों वर्ड यूज लिया? क्योंकि बाहर का जो आवरण होता है वो आधा होता है। क्लियर है? आगे बात करता हूं मैं। अगला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा बीजांड द्वार। क्या रहेगा? बीजांड द्वार। मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया है कि ये बीजांड का शीर्ष भाग होता है। टॉप ऊपरी क्षेत्र होता है, शीर्ष भाग होता है। क्लियर हो गई होगी बात? ये बीजांड का क्या होता है भाई? शीर्ष भाग होता है। यानी शीर्ष भाग में एक विशेष प्रकार की बात ये रहती है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि बीजांड का शीर्ष भाग जो एक छिद्र के रूप में अंडाशय में खुलता है, क्या कहलाता है भाई? बीजांड द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। क्लियर हो गई होगी? बीजांड क्या होता है? शीर्ष भाग होता है किसका? सॉरी, बीजांड द्वार क्या होता है? बीजांड का शीर्ष भाग होता है। और ये एक छिद्र के रूप में क्या होता है? अंडाशय में खुलता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ये बात क्लियर हुई होगी आपकी। फिर बात की जाती है किसकी? निभाग की। किसकी बात की जाती है? निभाग की। तो अपन ये लिख सकते हैं कि बीजांड द्वार के सामने का आधारीय भाग क्या कहते हैं अपन? निभाग। हेडिंग क्या है? निभाग किसे कहते हैं? अगर ये पूछ लिया जाए आपसे निभाग, तो लिख सकते हैं अपन बीजांड द्वार के सामने का, बीजांड द्वार के सामने का आधारीय भाग जिससे
अध्यावरणों का विकास हो, अध्यावरणों का क्या हो, विकास हो, निभाग कहलाता है, निभाग कहलाता है। बात आई आपके समझ में? बीजांड द्वार का आधारीय भाग जो होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं भाई, निभाग कहते हैं। आगे बात करता हूं मैं, आगे बात करता हूं मैं बीजांड द्वार का जो ठीक सामने यानी बात करूं तो 180 डिग्री एंगल पर जो भाग पाया जाता है वो क्या कहलाता है भाई, आपका निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग। और इसी से ही क्या होती है, अध्यावरणों की उत्पत्ति होती है। आगे बात करूं तो बीजांड काय में बीजांड द्वार के नज़दीक किसका निर्माण होता है? देखो ये रहा बीजांड काय, मर्दोतक की कोशिकाओं का समूह, ये रहा बीजांड द्वार, और इसके ठीक नज़दीक, नज़दीक का मतलब ये इस तरफ से क्या है, दूर है, और इस तरफ से नज़दीक किसका निर्माण होता है भाई? मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश का निर्माण होता है। फीमेल गैमेटोफाइट भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अपन अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, बीजांड काय के आधारीय भाग पर बीजांड काय के बीजांड द्वार के समीप भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश का निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब बात करूंगा भ्रूणकोश में, तो भ्रूणकोश की बात करूं, ये भ्रूणकोश ही होता है जो मादा युग्मोद्भिद होता है, थोड़ा विशेष ध्यान देना, ठीक है। भ्रूणकोश की बात करूं तो भ्रूणकोश की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का समावेश होता है। 7 कोशिका, देखो 1 2 3 4 5 और 6 और एक बीच वाली 7 कोशिका, और केंद्रकों की संख्या करूं तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 और 3 6 और 2 इसमें रही, टोटल कितनी, 8। तो लिख सकते हैं अपन एक भ्रूणकोश में, एक भ्रूणकोश में एक भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या 8 और केंद्रकों की संख्या 8 और कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 8, और कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 7। अब देखो निभाग की ओर जो कोशिकाओं का समूह होता है, निभाग की ओर की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिमुखी कोशिका। याद होगा ये जो 3 कोशिकाओं का समूह है इसकी बात कर रहा हूं, और ये देखिएगा
यहाँ पर ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है और ऊपर कौन सा है, निभाग वाला भाग है, जबकि ये किस तरफ है, बीजांड द्वार वाले भाग की ओर है। निभाग की ओर वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और फिर पूछ ले कि बीजांड द्वार वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है, बीजांड द्वार की ओर की कोशिकाओं का समूह, बीजांड द्वार की ओर की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता भाई, अंड समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंड समुच्चय कहलाता है। अंड समुच्चय की बात करूं तो देखो, दोनों ओर की जो पार्श्वीय कोशिका है उन्हें अपन सहायक कोशिका कहा जाता है। बीच वाली जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, अंड समुच्चय में बीच वाली कोशिका तो क्या कहलाती है, अंड कोशिका कहलाती है। और जो पार्श्वीय दोनों साइड की कोशिकाएं हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, पार्श्वीय कोशिका कहते हैं। अंड समुच्चय 3 कोशिकाओं का समूह होता है, उसमें मध्य की जो कोशिका होती है, मध्य की कोशिका क्या कहलाती है भाई आपकी, अंड कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, अंड कोशिका। और दोनों पार्श्वीय कोशिकाएं हैं, यानी साइड वाली कोशिका जो है, पार्श्वीय कोशिका को क्या कहते हैं अपन, सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपके समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं रही होगी। और जो बीच में रही है कोशिका, इसको अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। प्रकृति पूछ ले तो इन तीनों की एक्स प्रवृत्ति होती है एप्लॉइड, इसकी कितनी होती है, 2x होती है, और इन तीनों की भी क्या होती है, एक्स प्रवृत्ति। और भ्रूण को उसकी प्रकृति पूछ ले तो भी कैसी होती है, एक्स होती है। इनका निर्माण कैसे होता है ये बातें हम फिर करेंगे कभी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।